गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो लेक्चर जो है इंग्लिश ग्रामर का होगा। और हमने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर जो है दो दो दिन होगा। 2 दिन इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर होगा, 2 दिन मैथ का लेक्चर होगा और 2 दिन जो है रीजनिंग का लेक्चर होगा। और आज जो है अंतिम दिन है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर का। ध्यान देना है। इसके बारे में कुछ हम ओवरव्यू देना चाह रहे हैं कि आखिर हम लोग को नाउन में पढ़ना क्या क्या है। ध्यान देना है। जैसे हम आपको बताए थे कि जो है नाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए कि नाउन जो है क्या है, वृक्ष है। तो इसमें जो है इस वृक्ष में बहुत सारे जो है डालियां निकला हुआ है। डाली जो गांव में रहते हैं बच्चे, उनको मालूम होगा कि आखिर डाली होता क्या। ठीक है, वृक्ष जो होता है उसमें मोट मोट डाली निकलता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं इसका ब्रांच जो है। ध्यान देना है। हम तो सबसे पहले आपको बताए थे कि कास्ट के आधार पर, यानी नाउन को किसके, कास्ट के आधार पर कैसे बांटते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखते हैं, कास्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर के आधार पर हम लोग कैसे बांटेंगे बाबू नाउन को। तो जेंडर के आधार पर भी हम लोग को पढ़ना है। अगेन फिर जो है काउंटेबिलिटी के भी आधार पर हम लोग देखेंगे। काउंटेबिलिटी के भी आधार पर हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने प्रकार के होते हैं नाउन। उसके बाद फिर एक और जो है डाली निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। ध्यान देना है। थोड़ा सा पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं कि हम लोग को इसके बाद पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद जो है हम लोग का बाबू वो होता है नंबर के आधार पर। ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अभी और भी बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन फिलहाल में अभी इतना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि अभी जो है हम लोग को पढ़ना क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ रहे हैं ये ओनली जो है बड़े स्टूडेंट के लिए, यानी ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए ही है। ऐसा नहीं है। जो भी लड़के नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या जो है मिलिट्री स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे में तो ऐसे इंग्लिश पूछता नहीं है, यानी बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी में भी इंग्लिश का एक पेपर होता है पासिंग मार्क्स, उसमें हो गया। ये सारे में आपका काम आएगा। और हम जो आपको इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ा रहे हैं ये उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना कि आपका एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाए। ना आपको विद्वान बनना है। कभी विद्वान कभी बनने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर विद्वान बनिएगा तो बस विद्वता आपके अंदर में ही रह जाएगा। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करिए, जॉब लीजिए, क्योंकि आज के समय में जॉब लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास जॉब है तो आपका इज्जत है, रेस्पेक्ट है, गांव समाज में आपके पेरेंट्स का इज्जत और रेस्पेक्ट होगा। बट अगर जॉब नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, या रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, एकदम डीपली पढ़ रहे हैं। आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं है, हम दावा कर रहे हैं। आप एक एक करके पढ़ते चलिए। अभी आपको बहुत कम ही लेक्चर हुए हैं। आज इंग्लिश का जो है 7वां लेक्चर होगा, तो इतना से किसी टीचर का आप अंदाजा नहीं उठा सकते। तो और आप पढ़ते चलिए। और पूरे यूट्यूब पर कह रहे हैं ना कि पूरा डीपली नहीं बताया गया है, क्योंकि उसको भी पैसे की जरूरत है, और पैसा यूट्यूब पर पढ़ाएगा तो उसको तो मिलेगा नहीं, आप दीजिएगा नहीं। आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और हम जो है आपको पूरा डीपली कोर्स कराएंगे। और जो ओरिएंटेशन क्लास जो हम लिए थे और बताए थे कि उसमें हम लोग को 8 पिलर पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में, और 8 पिलर का पहला पिलर हम लोग पढ़ रहे हैं। और कोई भी पिलर को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे किसी गंगा नदी में अगर पिलर का निर्माण करना हो, यानी इसको पुल बनवाना हो, तो सबसे पहले पिलर का निर्माण कीजिएगा, और वो पिलर का निर्माण 1-2 दिन में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर डीपली आप नॉलेज दीजिएगा कि जो है कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, या आरआरबी पीओ हो, अच्छा एलआईसी डबल एओ का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और हर संडे को जो है हर एग्जाम के बारे में आपको हम बताएंगे कि कौन सा एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कितने मार्क्स का पेपर पूछे जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो गांव में रहते हैं ना बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास मतलब पैसा नहीं है कि बाहर में रह के पढ़ सके, उनको ये बताना जरूरी है। क्योंकि मालूम चलता है कि जब उसको नॉलेज होता है तब पता चलता है कि उसका एज ही खत्म हो गया।
तो ऐसा हम आपके साथ नहीं होने देंगे और आपको हर संडे के संडे एक मोटिवेशन क्लास और प्लस में एक जो है एग्जाम के बारे में पूरा डीपली बताया जाएगा कि किस एज में फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का, पूरा नोटिफिकेशन के बारे में उसको हम लोग डील करेंगे। तो सबका यहाँ जो है नॉलेज आपको मिलता रहेगा और आपको कोई चीज़ का परेशानी नहीं होगी। जो एग्जाम्स आएंगे उसके बारे में ही बताया जाए कि ये फॉर्म आ गया है, आप लोग भर दीजिए, जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं। तो ये सब की भी नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो बाहर में रह के पढ़ रहे हैं उनको सारा चीज़ मालूम होता है, लेकिन जो गांव देहात में झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, उनके बच्चा जो है पढ़ना चाहता है, एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है, उसको नॉलेज ही नहीं है, ना ही उसको कोई बताने वाला है, चाहे सही डायरेक्शन देने वाला शिक्षक नहीं है, इसलिए उसको मालूम नहीं चल पाता है। और हम जो है आपको सब कुछ बताएंगे और A to Z सिलेबस के बारे में भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। बस आप मेरे चैनल में बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप हमसे पढ़ते रहिए। अब यहाँ ध्यान देना है, तो हम यही बताने का बहुत प्रयास कर रहे थे कि अगर नाउन मान लीजिए एक पेड़ है यानी वृक्ष है, तो इसकी डाली निकली हुई है, पहला जो है कास्ट है और उसके बाद जेंडर है, काउंटेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है और नंबर है, और भी है जो कि हम आगे एक एक करके डील करेंगे। बस पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि देखिए बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको छोटा घर बनाना हो ना तो 1 महीने में तैयार हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 महीने, लेकिन अगर आपको महल खड़ा करना हो तो 1 दिन में कभी खड़ा नहीं होता है, 1 महीने में खड़ा नहीं होता है, बहुत सारे दिन लगते हैं। जैसे ताजमहल जो बनाया गया वो 1 दिन में तो बना नहीं, बहुत सारे वर्कर लगे, बहुत टाइम तक बने, तब जाके ताजमहल तैयार हुआ। उसी प्रकार से अगर आप जो है बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें समय लगेगा, और परसिवरेंस के साथ, पेशेंस के साथ एकदम लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। और जब भी हम पढ़ाएं तो कलम कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट कीजिए, इससे आप हम लोग का माइंड एक्टिव रहेगा और समझ में भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दे रहा है तो यही बता रहे हैं कि बाबू हम बताए थे, याद कीजिए कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट, अगर नाउन को जाति के आधार पर बाबू आप बांटिएगा तो ये 5 प्रकार से बढ़ता है, और उसको हमने ट्रिक दिया था आपको याद रखने का, उसको हम लोग कहते हैं पकमा। क्या? पकमा। यानी इस कास्ट में जो है शाखा बांटा हुआ है, एक को हम लोग कहते हैं पी, दूसरा कहते हैं सी, अगेन सी, फिर उसके बाद जो है एम, उसके बाद जो है हम लोग ए, यानी P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर करेक्टिव नाउन, M फॉर मैटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो डाली निकला है, डाली मोटा वाला डाली, इसमें फिर छोटे छोटे डाली निकले हुए हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, मैटेरियल नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है, हमने जो है बाबू आपको प्रॉपर नाउन बताया था, याद कीजिए। प्रॉपर नाउन हमने डील कर दिया है नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हैं, जो नए स्टूडेंट है इससे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो जाके प्लेलिस्ट को खोलें और देखें, ये टू जेड हमने बताया है। ये बस हम ओवरव्यू देना चाह रहे हैं आपको कि एक बार रिकॉल हो जाए माइंड में, और फिर हम लोग आगे की कोर पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजे के साथ, खुशी के साथ हम लोग सीखेंगे। कभी भी पढ़ाई जो है बाबू बर्डन से नहीं पढ़ा जाता है। जब आपका दिल खुश होगा, आपका दिमाग खुश होगा तो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, सपोज मान लीजिए अभी तो मोबाइल आ गया है, जब मूवी देखने जाइएगा तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुश होता है, चलो देखते हैं मूवी में कैसा सीन होगा, क्या क्या एडवेंचर होगा, देखने में मजा आता है, तो दिल और दिमाग दोनों हम लोग उसमें फोकस्ड रखते हैं। तो वहां से मूवी देख के आते हैं, कोई घर का लोग पूछे कि बताओ तो पूरा कहानी, सारा कहानी हम लोग बता देते हैं। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग के लाइफ के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुशी से पढ़ते ही नहीं है। हम हमेशा जब भी बुक उठाते हैं हम लोग को बर्डन छा जाता है, और जैसे बुक रहेंगे 4 पेज पढ़ेंगे मालूम चलेगा नींद लगने लगा, न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है, और इसी में परेशानी क्रिएट हो जाता है। इसलिए कोई भी पढ़ाई पढ़िए, खुशी से पढ़िए, और कोई भी सब्जेक्ट जो है हार्ड नहीं होता है, एकदम आसान होता है। बस आप उसको कैसे, किस वे में आप ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ हम एकदम आसान भाषा में, गांव देहात के भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम आप सीख जाइएगा,
इंग्लिश बस उतना ही जानना है जितना कि हम लोग अच्छे से नंबर मार्क्स जो है टैकल कर पाए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, तो यहाँ देखना है। तो हम ब्रांच बता रहे थे, तो हम आपको बताए थे बाबू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बताया था कि ये प्रॉपर नाउन ये पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी किसी खास नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। लेकिन इसमें मेन चीज हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि बाबू डेफिनेशन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा अगर क्वेश्चन सेटर तो आपका फैक्ट्स पूछते हैं। तो इसमें हमने बताया था 5-6 फैक्ट, पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट, पांचवा फैक्ट, छठा फैक्ट, यानी प्रॉपर नाउन में 6 फैक्ट्स लिखवाए हैं। आप जो है जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और पूरा एग्जाम्पल के साथ हमने बताने का प्रयास किया था। अगर किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर नाउन से ओनली, तो उसी में से 6 फैक्ट्स में से कोई ना कोई उठा के आपको फंसाने का प्रयास करेगा। और अगर आप उसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा बाबू, तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आप खाली ईमानदारी से पढ़िए। उसके बाद जो है बाबू हमने कॉमन नाउन पढ़ाया था। कॉमन नाउन में हमने बताया था कि उसका डेफिनेशन हमने बताया था, आप बताए थे उसमें 3 फैक्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बताए थे कॉमन नाउन जो होता है फ्री होता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा ये भी हमने बताया था कि जब जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग करेगा, अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, वो फैक्ट था। अब आपको कोई बाबू पूछे कि कॉमन नाउन आखिर होता क्या है, तो ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउन क्या होता है ये आपको स्पष्ट माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर नाउन पूछता है तो ये आपको 100% मालूम होनी चाहिए कि आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है, क्योंकि जो भी गांव के लड़के होते हैं ना, उनको उस टाइप से मास्टर लोग से भेंट नहीं होता है और वो नहीं समझ पाते हैं, और बीच में जाके पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं जो भी कुटिया में रह के पढ़ने वाले हैं, जिनके पास उस टाइप से पैसे नहीं है, एकदम आपको इतना आसानी से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, एकदम आप सीखिएगा और हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। बस इस चैनल पे बने रहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने बताया था कॉमन नाउन का। हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 5 शायद था या 6 था, तो उसमें आपको जाके देख लेना है, प्लेलिस्ट में पढ़ाए हैं। कलेक्टिव नाउन बताए थे, इसका डेफिनेशन दिए थे बाबू कि ये कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी किसी खास कलेक्शन को ही हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बुक अगर आप खोल के देखते हैं बाबू, तो कलेक्टिव नाउन जो है खाली कलेक्टिव नाउन लिखा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन हमने आपको तोड़ तोड़ के बताया है। कल इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास किए थे। याद कीजिए, हमने बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में। क्या कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने बताया था कि बाबू कलेक्टिव नाउन जो होता है, यानी ये कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन हमने बताया था कि इसको 3 भाग में बाबू बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक को हम लोग कहते हैं बाबू ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसको हमने एक्सप्लेन भी कल किया था। हम बताए थे बाबू जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में कि ए कलेक्शन दैट आर मेंबर क्या द सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में जो है सेम काइंड्स ऑफ मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? सेम काइंड्स ऑफ मेंबर होते हैं, उसी को हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सेम काइंड्स ऑफ मेंबर बोले तो जैसे मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, ग्रोसरी, सीनरी, फर्नीचर, ये सेम काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर बनते हैं। कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर नहीं मिलते हैं, इसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें सेम काइंड्स ऑफ मेंबर नहीं मिलते हैं, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर मिलकर बनते हैं। हमने लेक्चर लिया था, उसमें समझाने का हमने प्रयास किया था कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर क्यों मिलकर बनाया जाता है, जबकि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होते हैं इसमें जो है सेम काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? सेम काइंड्स ऑफ मेंबर। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो है हम इसके बारे में ये भी बताए थे बाबू, जब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की जब हम लोग को पहचान हो जाती है तो याद रखना है, उसमें हमने बताया था कि ये जो है सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है, और इसमें जो है एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमने 2 फैक्ट्स लिखवाए थे।
आपको हम बार बार कह रहे हैं कि फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब जब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर रहता है और एस और एस का प्रयोग कभी नहीं करता है, याद रखना है। नेक्स्ट हमने बताया था ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में हमने डील किया था, बताया था ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर बनते हैं और वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है, उसमें एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पीपुल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, ये सब सेम काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलके बनते हैं और जब सेम काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलके बनेगा बाबू तो वो होगा क्या, प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारा प्लूरल लेगा, लेकिन उसमें भी एस और एस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। हमने कल इसको डील किया था और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन को अगर हम जाति के आधार पर बांटेंगे तो ये 5 प्रकार से बढ़ता है। जब ये पूरा डीपली जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के आधार पर कि आखिर जेंडर के आधार पर कितने प्रकार से बांटे जाते हैं। फिर उसके बाद नाउन को पढ़ेंगे कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी फाउंड इनटू 2 फॉर्म्स, यानी काउंटेबिलिटी को हम लोग कितने प्रकार से बांटेंगे ये सीखेंगे। अगर नाउन के स्ट्रक्चर के आधार पर बांटिएगा तो वो कितने प्रकार से बढ़ते हैं वो सीखेंगे। उसके पूरा डीपली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे पढ़ के हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर के आधार पर कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर फाउंड इनटू 2 फॉर्म्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जो हम बार बार कह रहे हैं वही यहाँ पे हम लोग डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी एक एक स्टेप से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और नाउन को अच्छे से पूरा डीपली खत्म करने का प्रयास करेंगे, जो कि कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, बड़ा से छोटा एग्जाम्स, सारे में आप क्वेश्चन को टैकल कर पाइए। और ये मेरा आशा है कि आप 100% टैकल कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर जैसे नाउन हमारा खत्म होगा, देखिए किसी भी टीचर को पहचानने का सही तरीका पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप टारगेट लिए हुए हैं, उसको आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसको खोल के देखिए कि आखिर सर जो पढ़ा रहे हैं क्या उस वे में चल रहा है हमारा क्लास। ऐसा तो नहीं है कि मेरा एग्जाम का डिमांड कुछ और है और सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, आपको गलत डायरेक्शन में भटका तो नहीं रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको हम पे विश्वास जमेगा और हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं, आप हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, वो आपका डायरेक्शन है और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा भी रहे हैं। आप देखिए अगर हम सही पढ़ा रहे हैं, आपके वे में पढ़ा रहे हैं, सही डायरेक्शन दे रहे हैं आपको, तो आपको हमारे चैनल से ज्वाइन करने में कोई परेशानी नहीं है। आपको हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे ही चैनल से जुड़िए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, बट यूट्यूब पर हमने देखा है, हम भी इसी समाज में रहते हैं, कोई पूरा डिग्री नहीं पढ़ाया है, आधा अधूरा पढ़ाया है, पूरा खत्म नहीं किया है। आप आधा अधूरा पढ़िएगा, आप अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। और कोई बुक पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है जल्दी। आपको समय के साथ, पूरे स्ट्रेटजी के साथ, समय के अंदर आपको जॉब लेना है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा, तो एक एक करके बाद हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये हम एक ओवरव्यू दे रहे थे कि इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है। और भी बहुत सारे हैं नाउन में जो कि हम लोग डीपली पढ़ेंगे, भले टाइम लग जाए, पेशेंस रखिए, एक बार पढ़िए, पूरा पढ़िए, फिर दूसरे टीचर के पास पढ़ने की आवश्यकता आपको ना पड़े, हम वैसा पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, उसके बाद हमने सीखा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता क्या है, उसका पहले डेफिनेशन देंगे, उसके बाद जो है एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे और किस तरह से व्यवहार करता है, बिहेवियर उसका क्या है, आखिर उसका फैक्ट्स क्या है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान देना है। अब हम लोग सीखेंगे, 3rd नंबर में था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ध्यान देना है।
डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। A collection that members are either unanimous of different in opinion, there is no certainty for it is called distributive कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जूरी, दूसरा कमिटी, थर्ड नंबर पार्लियामेंट, etc। अब हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग कलेक्टिव नाउन जो पढ़ते हैं, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, और एसएससी सीजीएल में इस कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और हमेशा फंसाने का प्रयास करता है। तो इसको याद रखना है हमेशा के लिए अच्छे से। यहाँ हम लोग हर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चाहे आप देहाती भाषा में समझिए, चाहे ऑल टू ऑल इंग्लिश में समझिए, ग्रामेटिकली टर्म को तो आपको सही करना होगा, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, उसमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपको हर भाषा में सीखने की जरूरत है। अगर आप सीख जाते हैं तो करेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। वहां कोई स्पीकिंग नहीं करना है, वहां फाइंड आउट करना है कि कौन करेक्ट है सेंटेंस और कौन इनकरेक्ट है। तो यहाँ ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है, यहाँ बोला जा रहा है बाबू ध्यान से, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, कह रहा है कलेक्शन दैट मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस। यूनानिमस मींस होता है एक मत, क्या होता है एक मत, ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन, ओपिनियन मींस होता है विचार, यानी कह रहा है कलेक्शन दैट मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस, यानी वह कलेक्शन जो 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 सदस्य क्या हो, या तो क्या हो यूनानिमस हो यानी एकमत हो, ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन, या क्या हो अलग अलग क्या हो उन लोगों का विचार हो, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, यानी उसमें कोई समय की निश्चितता नहीं हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जूरी यानी होता है पंच, कमेटी यानी संगठन, पार्लियामेंट यानी संसद। अब हम आते हैं लो लेवल पर, गांव के भाषा में हम आते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ डेफिनेशन कह रहा है कि ए कलेक्शन दैट मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे कह रहा है कि वह कलेक्शन जिसमें क्या हो, या तो यूनानिमस हो यानी एकमत विचार हो, चाहे क्या हो अलग अलग क्या हो विचार हो। तो कहने का सेंस ये है कि कोई भी कमिटी आएगा या जूरी आएगा या पार्लियामेंट आएगा। जैसे मान लीजिए जूरी हम लेते हैं, यानी जूरी का मतलब होता है पंच। सपोज मानिए कि अगर आपके घर में कोई झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, तो जो झगड़ा होता है उस झगड़े को खत्म करने के लिए पंच को बुलाया जाता है। जो गांव में रहते होंगे बच्चे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा क्या होता है, पंच को बुलाया जाता है। जब बाबू आप पंच को बुलाइएगा तो उसमें क्या एक आदमी से पंच मिलकर बनता है, नहीं, वो कलेक्शन में होते हैं,
बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति आते हैं। जब आएंगे तो क्या होगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, जिन्होंने झगड़े किए हैं दोनों भाई एक दूसरे से। तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपना अपना विचार रखेंगे, और अगर सभी का विचार एक साथ मिल गया, यानी अगर यूनिनिमस हो गया, तो वो भी क्या होगा, वो होंगे कलेक्टिव नाउन, वो भी होंगे। यानी एक क्या बन रहा है, एक मती से विचार हो रहा है कि नहीं इस पर इतना जुर्माना लगाया जाए, और इससे सभी लोग सहमत होंगे, तो एक तो ये हुआ। लेकिन उसमें एक और पॉइंट बनते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि 10 आदमी उसमें ये बोले कि नहीं इस पर 5,000 जुर्माना मत लगाइए, और 5 आदमी कहे कि नहीं इस पर जो है 5,000 जुर्माना लगाइए। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जाएगा, और जब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जाएगा तो अब क्या होगा, तो यहाँ हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ दो क्राइटेरिया उत्पन्न होता है, जब यूनिनिमस हो तब क्या होगा, और जब डिफरेंट ओपिनियन हो तब क्या होगा। ये एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हमारा डेफिनेशन था कि ए कलेक्शन दैट मेंबर्स आर आइदर यूनिनिमस ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट का मतलब यह हुआ कि उसमें कोई समय का निश्चितता नहीं होता है। आप जानते हैं कि अगर जूरी बुलाया गया तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में फैसला हो जाएगा, नहीं, ये भी हो सकता है कि अगर फैसला नहीं हो पाया तो बोला जाता है कि ठीक है 10 दिन के बाद फिर पंचायत बैठेगा, यानी पंचायत बैठी, अब पंचायत बैठी तो डिसीजन ले आई, यानी टाइम का ड्यूरेशन कोई बाउंडेड नहीं रहता है। इसीलिए डेफिनेशन दिया गया कि एक कलेक्शन दैट मेंबर्स आर आइदर यूनिनिमस ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे जूरी हो गया, कमेटी हो गया, या पार्लियामेंट हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास होता है तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जो है मंत्री है वो पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग एक साथ बैठते हैं, उस पर सब काम होता है, और जब सब प्रक्रिया खत्म हो जाएगा तब जाके कोई बिल पास होता है। तो अगर एक मत होगा तो बिल पास होगा, और वही एक मत नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगा सबका, तो बिल पास नहीं होगा। इसी को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब यहाँ रहा ये सवाल कि अगर यूनिनिमस होगा तब क्या होगा बाबू, अगर डिफरेंट इन ओपिनियन होगा तब क्या होगा, ये हम लोग को देखना है, और यही से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ध्यान देना है, इसको पॉज करिए, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं और इसका फैक्ट्स बताते हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या कहना चाह रहा है। ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। ध्यान देना है बाबू, यहाँ से सीजीएल में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और देखिए, आपको सवाल यहाँ से जरूर मिलेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम लोग एक डाउट सेशन लेके उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक हमको उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर आप फोकस्ड होके देखिएगा, अगर आप एक कॉन्शियस विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जो फंटूसबाज हैं, जो फंटूसगिरी करते हैं, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसे ऊपर नीचे दिन भर करते रहते हैं, कब समय पार कर गया कोई मालूम नहीं, वैसे स्टूडेंट को तो कभी जीवन में परेशानी होगा, और ना ही कोई एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। तो आप अपने जीवन को समझिए, अपने टारगेट को सेट करिए और उस पर दिन रात एक कर दीजिए। मात्र कितना दिन मेहनत करना है जी, अगर आप अच्छे से मैक्सिमम 15 दिन मेहनत कर दीजिएगा, सॉरी 15 महीना, तो याद रखिए कोई भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको हमेशा फोकस्ड रहना होगा अपने गोल के प्रति, ध्यान देना है। आगे हम डील कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका हम फैक्ट्स बताने जा रहे हैं बाबू। फैक्ट्स आपको हम बार बार कह रहे हैं कि फैक्ट्स बहुत जरूरी है, यही पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स नंबर पहला, ध्यान रखिएगा, इफ इट्स members are unanimous, it becomes singular
and gets singular verb। दूसरा फैक्ट्स इसी में एस और ईएस cannot be used with it। ध्यान देना है बाबू, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। द कमिटी have taken a bold step in this case। पहला। दूसरा बाबू, द कमिटी has taken a bold step in this case। सेकेंड। अब हम शुरू से आते हैं, कह रहा है हम आपको क्या बताएं, जब जब जूरी आए, कमिटी आए या पार्लियामेंट आए, हमने डेफिनेशन यही दिया कलेक्टिव नाउन का कि कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। या तो क्या हो, यूनानिमस हो, अच्छा, या तो डिफरेंट इन ओपिनियन हो, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, कुछ इसमें जो है कोई भी समय की निश्चितता नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलेंगे हम, यानी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे उसको। लेकिन उसमें भी हम लोग बांटे हुए हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में पहला पॉइंट क्या आएगा, अगर फैक्ट्स में कहेगा कि इफ इट्स मेंबर्स आर यूनानिमस, अगर यह मेंबर क्या हो, यूनानिमस हो, यानी इस मेंबर का जितने भी सदस्य हैं, यूनानिमस माने एकमत हो, दोनों में क्या हो, सभी में क्या हो, एकमति हो, इट बिकम्स प्लूरल। अगर एकमति होगा तो इट बिकम्स सिंगुलर, तो क्या होंगे बाबू, सिंगुलर होंगे, एंड गेट सिंगुलर वर्ब, और वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो आप सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हैं कि आखिर उसमें यूनिटी है कि नहीं, उसमें यूनानिमस है कि नहीं। अगर यूनानिमस होगा यानी एकमति होगा तो वो हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, लेकिन याद रखिएगा उसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ ये कह रहा है, एग्जाम्पल ग्रुप में हम दिखा रहे हैं आपको, द कमिटी है टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कमिटी जो है इस केस में बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो एक बात बताइए, द कमिटी है टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, अगर इस केस में बहुत बड़ा कदम उठाया होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कमिटी जो है अगर बहुत बड़ा कदम किसी केस पर अगर उठाता है तो क्या, एक बात बताइए, क्या उसमें यूनानिमस नहीं होगा, यानी उसमें एकमति नहीं होगा। अगर एकमति हुआ होगा तब ना जी बहुत बड़ा कदम उठाया। सपोज मानिए कि अगर आपके घर में बहुत बड़ा कदम कोई उठाना है, जैसे कोई ऐसा वर्क है जिसको हमको करना है, या तो वो काम करेंगे या तो आबादे हो जाएंगे या तो बर्बादे हो जाएंगे, दो में से एक होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप अपने पूरे फैमिली को एक जगह बैठाइएगा, उस बात को रखिएगा। तो अगर आपका यूनानिमस होगा, यूनानिमस मतलब एकमत विचार होगा, तब जाके वो काम सफल होता है अधिकतर, क्योंकि सबका माइंड लगता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो द कमिटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, अगर बहुत बड़ा कदम जो उठाया है कमिटी, तो एक बात बताइए, जब इस प्रकार से यूनिटी है, यूनानिमस है, तो ये क्या होता है, कमिटी क्या होता है, सिंगुलर होता है बाबू, और वर्ब हमारा क्या रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, जो कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस आराम हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला देखिए, द कमिटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कमिटी जो है बहुत बड़ा कदम उठाया इस केस में, तो कमिटी यहाँ पे क्या है बाबू, सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि यूनानिमस है, और वर्ब कैसा लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है, क्योंकि हमारा क्या होगा, ये सही होगा। यानी ये दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास किए, कब, जब यूनानिमस होगा तब, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब क्या होगा, यूनानिमस होगा, तब हम लोग उसमें जो है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, एस और एस का प्रयोग कभी नहीं करेगा। हमने आपको दो एग्जांपल समझाने का प्रयास किया, इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे
कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगा तब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, एस लेगा कि नहीं लेगा, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है, इसको नोट करिए, हम मिटाते हैं इसको पॉज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स है ये कलेक्टिव नाउन, और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम से। और पूछेगा, फैक्ट्स नहीं मालूम होगा तो आपको फंसना ही है, तो उस फंसिएगा नहीं कब, जब आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि इफ, नेक्स्ट इसमें फैक्ट नंबर 2 हो गया, तो तीसरा ये, इफ इट्स members are different in opinion, it becomes plural and gets plural verb। इसमें भी एस और एस कैन बी यूज्ड विथ इट, इसमें भी एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अभी हमने इसके पहले बताने का प्रयास किया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में यूनिनिमस हो तो वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, उसमें एस और एस का प्रयोग नहीं करते। अभी हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझने का प्रयास किया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो तब क्या होगा। हमने डेफिनेशन में लिखवाया है, यहाँ फैक्ट्स लिखवाया है तीसरा, कि इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर ये जितने भी सदस्य हैं उन लोग का डिफरेंट ओपिनियन हो, यानी डिफरेंट ओपिनियन का मतलब हो अलग अलग विचार हो, तब क्या होगा, इट बिकम्स प्लूरल, तो वो प्लूरल होगा, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब आपको कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। याद रखना है, इसमें भी एस और एस का प्रयोग कभी नहीं होता है, ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल ब्लॉक में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, द कमिटी has not taken a bold step, taken any bold step in this case। Next, the committee have not taken any bold step in this case। ध्यान देना है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन, यानी अलग अलग विचार हो किसके, सदस्यों के, इट बिकम्स प्लूरल, तो बाबू वो प्लूरल होगा, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। इसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, एस और एस कैनॉट बी यूज्ड विथ इट, इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। अब रहा सवाल यहाँ ये कि अगर हम सेंटेंस देते हैं और देखते हैं और हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारा ये सेंटेंस सही है कि ये सेंटेंस सही है, ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपको फैक्ट्स याद होगा तब। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कमिटी जो है कोई भी बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया यह केस में। इससे आप क्या दिमाग लगाइएगा, इससे हम यही दिमाग लगाएंगे ना कि कमिटी में एकमति नहीं हो पाया। अगर एकमति नहीं हुआ यानी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है उन लोग का, तो क्या उसमें बहुत बड़ा कदम उठा पाइएगा, कोई काम बहुत बड़ा कर पाइएगा, नहीं। इसका सेंस ये हुआ कि उस कमेटी में बहुत बड़ा कदम नहीं उठाने का कारण ये हुआ कि उन लोगों में डिफरेंट डिफरेंट विचार है, अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहा है कि ये करना है, कुछ लोग कह रहा है कि ये करना है, तो क्या यूनिमस है, कभी नहीं है।
उन लोगों का डिफरेंट इन ओपिनियन है, यानी अलग अलग विचार है। और जब जब अलग अलग विचार होता है तो बाबू वो प्लूरल होता है और वर्ब भी हमारा प्लूरल लेता है। तो यहाँ ध्यान देना है, उसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, ध्यान देना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, द कमिटी हैज नॉट टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। कमिटी यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा हैज का प्रयोग कर लिया है, और हैज का प्रयोग ये सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कमिटी जो है, कमिटी में यूनिटी नहीं है, यानी उन लोगों में अलग अलग विचार है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, इसलिए इस पर बहुत बड़ा कदम नहीं उठ पाया। इसका सेंस ये है कि ये प्लूरल है और वर्ब भी हमारा प्लूरल लेगा, इसलिए हमारा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब ले लिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कहने का मतलब कि कमिटी जो यहाँ पे है हमारा अभी प्लूरल की तरफ व्यवहार कर रहा है, और वर्ब जो है बाबू हमारा यहाँ क्या लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है, और जो कि हमने लिखवाया है फैक्ट्स में कि ये जो है प्लूरल होते हैं और वर्ब भी हमारा प्लूरल लेते हैं, जिसके कारण जो है ये हमारा पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। ये जो है आप सोच रहे होंगे, अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, बड़े बड़े एग्जाम का, जैसे सीजीएल का एग्जाम हो गया, या जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, LIC का एग्जाम हो गया, या RBI PO का एग्जाम हो गया, या SBI PO का एग्जाम हो गया, चाहे RRB PO का एग्जाम हो गया, चाहे CPO SI का एग्जाम हो गया, चाहे CAPF का एग्जाम हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एरर पूछे जाते हैं, उसमें क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं, उसमें कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं। तो कंप्रीहेंशन तो मान लीजिए कि वो आपका स्टोरी पर बेस्ड होता है, लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारे आपको आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, फ्रेज आएंगे, सारे हम डील करेंगे आपको, बस यहाँ केयरफुली होकर देखना है। तो एक बात बताइए, ये हमारा सही हुआ, ये हमारा गलत होगा। तो हमने ये बताने का प्रयास किया बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कि पकमा हम लोग पढ़ रहे थे, पकमा में जो है पी हमने पूरा पढ़ा, यानी प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का हमने डेफिनेशन दिया, प्रोपर नाउन का हमने फैक्ट्स बताया कि आखिर प्रोपर नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, प्रोपर नाउन कैसा व्यवहार करता है, सारे यानी 6 फैक्ट्स हमने प्रोपर नाउन का दिया। उसके बाद हमने बताया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हमने डेफिनेशन दिया, कॉमन नाउन को हमने समझाया कि आखिर कॉमन नाउन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया। फिर उसका फैक्ट्स हमने बताया कि आखिर उसका व्यवहार क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका गुण क्या है। एग्जाम में आपको फैक्ट्स से पूछे जाते हैं, उसी के गुण से पूछे जाते हैं, तो उसमें हमने 3 फैक्ट्स बताया। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कॉमन नाउन हो गया, अब हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन को हमने पहले क्या दिया, वो डेफिनेशन दिया, उसके बारे में पूरा हमने डील किया, एक्सप्लेन किया, गांवी देहाती भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया कि आखिर कलेक्टिव नाउन होता क्या है। जब आप कलेक्टिव नाउन जान गए तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि कलेक्टिव नाउन जो है 3 प्रकार से बढ़ता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को हमने डेफिनेशन दिया, उसका फैक्ट्स बताया, और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, ग्रोसरी, सीनरी, फर्नीचर, ये सब हमने एग्जाम्पल में आपको हम समझाने का प्रयास किए, और यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसका फैक्ट्स हमने बताया कि आखिर वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, उसमें एस और एस का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, कहाँ वो रॉन्ग हो सकता है, कहाँ वो सही हो सकता है, उसके बारे में बाबू हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने डील किया ग्रुप कलेक्टिव नाउन, कि आखिर ग्रुप कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हमने दिया कि आखिर होता क्या है, उसका हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे पीपुल हो गया, पब्लिक हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, कैटल हो गया, इसके बारे में पूरा हमने एक्सप्लेन किया। इसको हमने समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, इसमें एस और एस का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने बाबू समझने का प्रयास किया कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने बताया कि एक कलेक्शन दैट्स मेंबर आर आइदर यूनानिमस ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन और देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन दिया कि ये 2 तरह से काम करता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये या तो क्या हो, यूनानिमस हो, तब क्या होगा, अगर यूनानिमस होगा तो क्या होगा, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर उसी में जो मेंबर्स होंगे उनके डिफरेंट ओपिनियन होगा तब क्या होगा, वो सिंगुलर होगा कि क्या होगा, प्लूरल होगा, वो एस और एस का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा,
पूरा हमने एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास किया, यानी हम आपको एक भी फैक्ट्स छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं और उसमें मिलाइए। अभी हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, अभी तो हम लोग का कास्टिंग चल रहा है इंग्लिश का। और आपको जो सीरियसली बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो आपको महसूस होगा कि नहीं वाकई में सर हम लोग को टू दी पॉइंट पढ़ा रहे हैं। यहाँ हम आपके सामने कचरा करने के लिए नहीं आए, आपका लाइफ सुधारने के लिए आए हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास उस वैसा मतलब पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने लाइफ जो है अपना अपना इज्जत अपना रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली का इज्जत रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए है ये। अरे जिनके पास पैसा है वो तो बाहर कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, उनको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो है प्लीज जा सकते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको उस टाइप से टीचर नहीं मिल रहे हैं, और यूट्यूब तक पूरा समझिए कचरा भरा पड़ा है, और उस कचरे में से कैसे आप जो है मछली को निकालिएगा ये आपको तय करना है। और आप पढ़िए, हमने जितना भी पढ़ाने का हमने वादा किया है हम पूरा आपको ख़त्म करेंगे। और ख़ास करके मेरे स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं और जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका सीसेट पेपर में हमेशा परेशानी होता है, हमेशा छट जा रहे हैं, तो उनको तो विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ मेरा मैथ्स और रीजनिंग की क्लास जरूर कीजिए। भले टाइम तो लगेगा, क्योंकि महल अगर तैयार करना है तो उसमें टाइम आपका इन्वेस्टमेंट तो जरूर होगा। और एक बार पढ़ लीजिए और हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए और बार बार एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, सारे एग्जाम्स निकलेंगे, हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं। ठीक है बाबू, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।